पूनम, पूनम मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। समझने की कोशिश करो, ये शहर है। शहर है तो क्या, तुम्हारा शहर तुम्ही को मुबारक। हे भगवान, ये कैसी गवार लड़की से मेरी शादी करवा दी मम्मी पापा ने। क्या सोचा था कि मेरी लाइफ पार्टनर मेरे साथ जमाने के हिसाब से कदम मिलाकर चलेगी, लेकिन ये तो ठेठ देहाती गवार निकली। पूनम, पूनम, पूनम मेरी बात सुनो। छोड़िए हमारा हाथ, कुछ नहीं सुनना है हमें। सड़ा पूनम, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारा तमाशा। एक तो तुमने मेरे सारे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। अरे इस तरह कोई पार्टी से भाग कर आता है क्या? मैंने आपकी इंसल्ट करवा दी? ये इंसल्ट नहीं है तो क्या है? अरे मेरे बाकी दोस्त और उनकी वाइफ भी तो थी ना, सब मजे से पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तुमने सारी पार्टी खराब कर दी। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी बाकी दोस्तों की पत्नियों की तरह किसी दूसरे मर्द की बाहों में झूमूं, नाचूं, उनके साथ ड्रिंक करूं? आप यही चाहते हैं? इसमें क्या गलत है? सब एंजॉय ही तो कर रहे थे ना। एक तो तुमने पहले इंसल्ट करवा दी मेरी, जो तुम ऐसी बहन जी की तरह साड़ी पहन कर गई थी मेरे साथ पार्टी में। मेरे दोस्तों की वाइफ कैसे वेस्टर्न ड्रेस में थी, कितनी खूबसूरत लग रही थी, सब कितने मजे से पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तुम्हें तो जिंदगी जीनी ही नहीं आती। हाँ नहीं आती, मैं ऐसे ही हूँ। मुझे इस तरह से कोई हाथ लगाए आपके सिवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मुझे इस तरह की पार्टियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे ये पार्टी वार्टी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं आपकी खुशी की वजह से गई थी। हाँ तो वहाँ जाकर तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने भी तो अपने दोस्तों की वाइफ के साथ डांस किया, वो तो कितना सहज महसूस कर रही थी, लेकिन तुम? हाँ मैं नहीं करती सहज महसूस, मुझे ये सब बहुत भद्दा लगता है और मैं ऐसी ही हूँ। कितने बेकार लोग हैं जो जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींच रहे थे मुझे डांस फ्लोर पर। ऐसे होता है क्या? अरे कोई भाभी भाभी करके कंधे में हाथ रख रहा था। हाँ तो क्या गलत कर लिया उन लोगों ने? अरे तुम उन्हें ऐसे धक्का मारोगी, अपना हाथ ऐसे छुड़ाओगी तुम? क्या तुमने मैनर्स भी नहीं पढ़ा है? थोड़ा सा उन लोगों के साथ डांस कर ही लेती तो क्या बिगड़ जाता? देखिए सौरभ, यदि वो लोग बिना नशे के मेरे साथ नाच गाना करते तो हो सकता था कि मैं थोड़ा बहुत नाच गाना कर भी लेती, लेकिन उन लोगों ने कितनी शराब पी रखी थी, वो लोग तो खुद अपने होश में नहीं थे। अरे वहाँ तो कोई होश में नहीं था, कौन किसकी बाहों में थिरक रहा था किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। सब के सब नशे में डूबे हुए थे। देखिए मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ कि दोबारा इस तरह के बेढंगी पार्टियों में मैं नहीं जाऊंगी, जहाँ लोगों को सलीका ही नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ ये मेरा आखिरी फैसला है। आपको जाना है तो आप खुशी से जाइए, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी ऐसे नशेड़ियों के बीच में। ये है सौरभ और पूनम। सौरभ और पूनम की शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। पूनम को सौरभ के माता पिता ने गांव के किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी कार्यक्रम में देखा था। पूनम की सुंदरता और शालीनता से प्रभावित होकर सौरभ के माता पिता ने पूनम को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था। पूनम छोटे शहर के मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। पूनम के पिता और सौरभ के पिता बचपन के दोस्त थे और एक स्कूल में टीचर थे, लेकिन सौरभ के पिता फौज में भर्ती होकर बाहर चले गए थे। लेकिन आज के समय में सौरभ के पिता बहुत ऊंचे ओहदे पर थे। वे स्वाभाविक रूप से बहुत ही खुले विचारों के थे, लेकिन पूनम का परिवार एक छोटे शहर में ही रह गया था। इसी वजह से दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग अलग थी। सौरभ बचपन से ही अपने पिता से बहुत डरता था, इसीलिए सौरभ ने अपने पिता के फैसले के आगे ना नुकुर करना उचित नहीं समझा और उसने पूनम से शादी कर ली। पूनम देखने दिखाने में सच में बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए सौरभ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पूनम सुंदर तो बहुत थी, लेकिन सौरभ उसे मन ही मन में एक देहाती लड़की समझता रहा। जब पूनम छोटे शहर से सौरभ के साथ मुंबई में रहने आई, पूनम मुंबई की तेज रफ्तार भरी जिंदगी देखकर थोड़ी सहम सी गई थी। सौरभ चाहता था कि पूनम उसके हिसाब से रहे, उसके हिसाब से पार्टी करे, वेस्टर्न ड्रेस पहने, लेकिन पूनम इन सब चीजों में अपने आप को नहीं ढाल पा रही थी। बस यही कारण था कि सौरभ और पूनम का रिश्ता सामान्य नहीं हो पाया। पूनम, क्या हुआ बेटा, तुम लोग पार्टी से इतने जल्दी कैसे आ गए? वो मम्मी जी, मेरी तबीयत वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने इनसे कहा कि हम लोग घर वापस चलते हैं। नहीं पूनम, लगता है कोई और बात है, तभी तो सौरभ घर आने के बाद गुस्से से फिर वापस चला गया। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है वह किसी काम से गए होंगे। सच बताओ बेटा, कोई बात तो नहीं है? तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, लेकिन देखो सौरभ थोड़ा खुले मिजाज वाला है, उसे बाहर पार्टियां करना, घूमना फिरना ये सब बहुत पसंद है, तो हो सकता है तुम दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन देखो तुम्हें हैंडल करना होगा। अब ये मुंबई है, थोड़ा बहुत तो अपने आप को तुम्हें बदलना होगा। हाँ मम्मी जी, ठीक है बेटा, हम लोग तो कल सुबह की फ्लाइट से ही दिल्ली जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ अच्छे से रहना, कोई भी प्रॉब्लम हो
तो बेहिचक मुझे कॉल कर देना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, लेकिन आप लोग यहाँ होते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। अरे बेटा, वो तुम्हारे पापा जी का ऑफिस है ना, इसलिए जाना होगा हमें। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। हे भगवान, मम्मी जी पापा जी चले जाएंगे तो यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। बेचारी पूनम अपने सास ससुर के वापस दिल्ली जाने की बात सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि पूनम के सास ससुर वाकई बहुत ही अच्छे थे। वह पूनम को बहुत अच्छे से समझते थे, लेकिन सौरभ पूनम को नहीं समझता था। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे और कभी कभार ड्रिंक करने वाला सौरभ अब तो डेली ड्रिंक करके आने लगा था। रात के 1 बज गए, लेकिन अभी तक ये आए नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। समझ में नहीं आता ऐसी कैसी पार्टियां करते हैं ये। हर दूसरे तीसरे दिन बस ये पार्टी ही करने चले जाते हैं। सौरभ, ये क्या है? आप हर दूसरे तीसरे दिन पार्टी करने चले जाते हैं और आधी रात तक घर आते हैं। पूनम, तुम्हें ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मुझे पार्टी करना पसंद है। और अभी तक जाग क्यों रही हो तुम? तुम्हें सो जाना चाहिए ना। कैसे सो जाऊं? अरे मेरा पति अब तक घर नहीं आया और मुझे नींद आ जाए। हाँ तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें सो जाना चाहिए था। मैंने तो तुम्हें जागने नहीं कहा ना। ये क्या है सौरभ, तुम रोज ड्रिंक करने लगे हो। हाँ, मुझे ये सब पसंद है। हे भगवान, इन्हें मैं कैसे समझाऊं? मैंने सोचा था कि आज मैं इन्हें गुड न्यूज दूंगी, लेकिन ये तो ऐसे नशे में धुत हैं और कितने गुस्से में बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि आज मैं इन्हें बताऊंगी कि ये पिता बनने वाले हैं तो ये खुश हो जाएंगे, लेकिन इनकी हालत ऐसी नहीं है कि मैंने ये खुशखबरी बताऊं। ठीक है, मैं सुबह बताऊंगी इन्हें। आज मैं इन्हें बता दूंगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। पूनम, लंच दो मेरा, ऑफिस के लिए देर हो रही। सुनिए जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो। आप पिता बनने वाले हैं। हाँ, ये अच्छी खबर है। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। अब जल्दी से लंच दो, मुझे बहुत देर हो रही। ये क्या? मैंने तो सोचा था कि ये खुशी से उछल पड़ेंगे, लेकिन ये तो सामान्य ही थे। लगता है इन्हें ये सुनकर भी ज्यादा खुशी नहीं हुई। सौरभ का ऐसा रवैया देखकर बेचारी पूनम बहुत दुखी होती है, लेकिन पूनम इस बात से बहुत खुश थी कि वो माँ बनने वाली है, क्योंकि पूनम तो पूरे दिन घर में अकेले परेशान हो जाती और अक्सर शाम को सौरभ तो पार्टियां करने चला जाया करता था। पूनम ने सोचा कि उसका अपना बच्चा हो जाएगा तो वो अपने बच्चे के साथ अच्छा समय बिताएगी, लेकिन सौरभ का वही रवैया देख देख कर पूनम की तबीयत खराब होने लगी और धीरे धीरे पूनम बिल्कुल कमजोर हो गई। पूनम ने अपने मायके में ये बात बताई कि वो माँ बनने वाली है। पूनम की सास भी ये सुनकर बहुत खुश हो गई और पूनम की सास ने पूनम को दिल्ली बुला लिया। बेटा सौरभ, तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो और अक्सर पार्टियां करते रहते हो। बेचारी पूनम घर में अकेले बोर हो जाती है और देखो वह कितनी कमजोर हो गई है। इस समय पूनम को खास देखभाल की जरूरत है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ दिल्ली ले जाती हूँ, क्योंकि जब पूनम मेरे साथ रहेगी तो मैं पूनम की अच्छे से देखभाल कर पाऊंगी। हाँ ठीक है माँ, लेकर जाओ तुम पूनम को। इधर पूनम अपनी सास के साथ दिल्ली चली जाती है और इधर सौरभ को तो जैसे खुली छूट मिल जाती है। वो अपने आप को बहुत आजाद महसूस करने लगा था। अब तो अक्सर सौरभ दिन का खाना बाहर ही खाता और रात को भी वह देर रात तक पार्टियां करता। सौरभ तो पूनम के जाने से बहुत खुश था। उसे एक पल भी पूनम की याद न आती, बल्कि वह अपने आप को बहुत आजाद महसूस कर रहा था। एक दिन सौरभ अपने किसी दोस्त की एनिवर्सरी पार्टी में गया था। तब उसकी मुलाकात एक लड़की नैना से होती है। नैना भी बहुत खूबसूरत थी और सौरभ की निगाहें नैना पर आकर रुक गई। सौरभ नैना के पास जाता इससे पहले नैना ही सौरभ के पास आ गई। हाय, मैं सेल्फ नैना। हेलो, मैं सेल्फ सौरभ। अरे क्या हुआ मिस्टर सौरभ, आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं मुझे? क्या इससे पहले आपने कोई सुंदर लड़की नहीं देखी? हाँ, शायद नहीं देखी। क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? हाँ क्यों नहीं। सौरभ और नैना के बीच में दोस्ती होने में जरा भी देर नहीं लगी। सौरभ नैना की सुंदरता पर मर मिटा था, वहीं नैना भी सौरभ की स्मार्टनेस पर फिदा हो गई थी। सौरभ और नैना ने बेखौफ ड्रिंक और डांस का अच्छी तरह से आनंद लिया। फोन नंबर का आदान प्रदान भी हुआ और शुरू हो गया दोनों का मिलना जुलना। सौरभ नैना के प्यार में सब कुछ भूल बैठा था। अब तो नैना और सौरभ अक्सर पार्टियों में जाने लगे थे और एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उधर सौरभ की पत्नी ने भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। सौरभ ना ही पूनम को फोन करता और ना ही उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करता। ये सब देखकर सौरभ की माँ को कुछ ठीक नहीं लग रहा था कि सौरभ इस तरह बेफिक्र होकर वहाँ मुंबई में अकेले कैसे रह रहा है। इसीलिए सौरभ की माँ ने फैसला किया कि अब पूनम सौरभ के साथ मुंबई में ही जाकर रहेगी और पूनम की सास पूनम को लेकर मुंबई आ गई थी। सौरभ, ये क्या तरीका है? अरे हमारे साथ पूनम इतने दिन रही, लेकिन ना तुम्हारा कोई फोन आया और ना ही तुम एक बार के बाद दूसरे बार पूनम से मिलने आए।
अरे पूनम तो छोड़ो, तुम अपनी बेटी से भी मिलने नहीं आए? पापा, काम का बहुत प्रेशर था मुझ पर। अभी तो 6 महीने से लगातार हर दूसरे दिन मीटिंग ही हो रही है, कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में। इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, अब तो बहू और पोती यहाँ आ गई है, लेकिन देखो तुम बहू और पोती की अच्छे से देखभाल करना, कोई लापरवाही मत बरतना। ठीक है पापा। पूनम, अगर इसने कोई लापरवाही की ना तो तुम हमें तुरंत फोन कर देना। ठीक है मम्मी जी। इस तरह पूनम के सास ससुर उसे सौरभ के पास छोड़कर वापस दिल्ली चले गए। पूनम को सौरभ का व्यवहार थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, क्योंकि सौरभ पूरे टाइम या तो मोबाइल में चैटिंग करता या फिर किसी से कॉल में बात करता, लेकिन वह पूनम को आता देखकर फोन रख देता था। पूनम को सौरभ का व्यवहार देखकर कहीं न कहीं शक हो गया था कि सौरभ किसी और के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन पूनम के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह सौरभ से कुछ कह नहीं पा रही थी। पूनम तो बस एक सबूत का इंतजार कर रही थी कि किसी भी तरीके से उसके हाथ में एक सबूत लग जाए, जिसके बाद वह सौरभ से खुलकर बात कर सके। ये क्या है, मैं रोज आपके लिए खाना बनाती हूँ, ना आप दिन में खाना खाते हैं और ना ही रात में, बस रोज बाहर का ही खाना खाते हैं। क्या करूँ पूनम, ऑफिस का काम इतना ज्यादा है कि जल्दी जल्दी जाना पड़ता है और वापसी में इतनी भूख लग जाती है कि मैं बाहर से ही खाकर आ जाता हूँ। अच्छा सुनो, कल मैं ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, एक जरूरी मीटिंग है। ठीक है। इधर सौरभ झूठ बोलकर नैना के साथ बेंगलोर चला जाता है, लेकिन पूनम को तो पहले ही शक हो गया था, इसीलिए पूनम ने सौरभ के ऑफिस में फोन करके पता कर लिया कि ऑफिस की तो ऐसी कोई मीटिंग है नहीं। पूनम को यह जानकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी पूनम शांति से सौरभ के वापस लौटने का इंतजार करने लगी। वैसे सौरभ, तुम मेरे साथ समय बिताकर मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे ना? ये बताओ कि तुम अपनी बीवी को कब तलाक देने वाले हो? बहुत जल्दी नैना, बहुत जल्दी। यहाँ से जाने के बाद मैं उस गवार को तलाक दे दूंगा, और मैंने तुम्हारे लिए एक डायमंड सेट लाया है जिसे मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगा। तुम जब भी इसे अपने गले में देखोगी तो यह तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। वाह, ये तो कितना ब्यूटीफुल है। हाँ माय स्वीटहार्ट, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है ये। तुम तो बस। अच्छा एक बात बताओ नैना, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में कोई है या फिर कोई था? नहीं सौरभ, अरे तुम जैसा इंसान एक लंबे समय के बाद मुझे मिला है। मुझे तुम जैसे इंसान की ही तलाश थी। लेकिन ये बताओ कि तुम पक्का अपनी बीवी को तलाक दे दोगे ना? क्योंकि बहुत हो गया, ये लुका छुपी का खेल अब मुझसे नहीं खेला जाता। अब तुमसे दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ मैंने कहा ना स्वीटहार्ट कि मैं यहाँ से जाने के बाद पूनम को तलाक दे दूंगा, लेकिन पक्का तुम्हारे जीवन में कोई और नहीं है ना? नहीं यार, कितने बार कहूँ, मैं सिंगल हूँ। तुम्हें देखते ही मुझे जाने क्या हो गया, मैं तुम्हारे प्यार में पड़कर सारी दुनिया भूल बैठी हूँ। मैं तो दिन भर बस तुम्हारे ही ख्वाबों में खोई रहती हूँ। तो मेरा भी ऑफिस के कामों में मन कहाँ लगता है, सुबह से शाम तक मैं भी बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। इधर सूरज नैना की बाहों में खोया हुआ नई जिंदगी के सपने बुन रहा था और जल्द ही पूनम को तलाक देने के बारे में सोच रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े बड़े प्यार के वादे कर रहे थे। तभी अचानक सौरभ का मोबाइल बज उठता है और सौरभ मोबाइल में दिखता है कि यह तो फोन उसके ऑफिस से था। अरे मैं तो किसी काम से शहर से बाहर आया था, अचानक ये मीटिंग क्यों रखी गई है? देखिए सौरभ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इसे तो तुम्हें अटेंड करना होगा। ओके। क्या हुआ सौरभ, क्या वापस मुंबई जाने का इरादा है? हाँ यार नैना, जाना तो नहीं चाहता मैं, लेकिन क्या करूँ, ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसे अटेंड करना बहुत जरूरी है। चलो मैं जल्दी से टिकट करवा ले रहा हूँ। क्या तुम्हारी भी टिकट करवाऊँ? नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। मैं 1-2 दिन यही रहूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मुझे तो निकलना होगा। लेकिन देखो सौरभ, कहीं तुम मुझे यूज करके अपनी पत्नी के आंचल में तो नहीं घुस जाओगे ना फिर से? नहीं नैना, मैं जाते ही पूनम को तलाक दे दूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो और जल्दी हम दोनों शादी कर लेंगे। इधर ना चाहते हुए भी सौरभ को वापस मुंबई लौटना पड़ा। सौरभ खिसियाया हुआ सा घर पहुंचता है। पूनम को तो पहले से ही मालूम था कि कुछ न कुछ चक्कर तो है, जिसके चलते सौरभ ने झूठ बोला है, लेकिन फिर भी उसने धैर्य रखा। क्या हुआ, बड़ी जल्दी लौट आए? तुमने तो कहा था कि 2 दिन की मीटिंग है। हाँ लेकिन वो मीटिंग वहाँ कैंसिल हो गई और यही मुंबई में होने वाली है, इसलिए लौट आया। अच्छा, वैसे पूरी रात रुकने के बाद पता चला तुम्हें कि मीटिंग वहाँ नहीं होने वाली है। पूनम, बेकार के सवाल जवाब कर करके मेरा दिमाग खराब मत करो। वैसे तो मैं कितना थका हुआ हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा थके होंगे आप तो। ये क्या बकवास कर रही हो, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? बस करो सौरभ, बस करो। कितना झूठ बोलोगे? मैं जानती हूँ कि तुम बैंगलोर क्यों गए थे। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम किसी लड़की के साथ थे ना वहाँ। मुझे सब मालूम है और तुम्हारे ऑफिस से कोई मीटिंग नहीं होने वाली थी वहाँ। देखो सौरभ, तुम मुझे कोई धोखे में मत रखो, मैं सब जान चुकी हूँ। हाँ जान चुकी हो तो क्या?
तुम तलाक चाहती हो ना मुझसे, साफ साफ कहती क्यों नहीं? ये बेकार में दुनिया भर के इल्जाम क्यों लगा रही हो? इल्जाम लगा रही हूँ? झूठे मक्कार, धोखेबाज इंसान, पहले तो खुद ही धोखा दे रहे हो और कहते हो कि मैं इल्जाम लगा रही हूँ। खाओ कसम और कह दो कि ये सब झूठ है। लेकिन तुम तो ईश्वर के ऊपर भरोसा ही नहीं करते, तुम तो नास्तिक हो। तुम तो झूठी कसम भी खा सकते हो। लेकिन देखो सौरभ, मुझे सब कुछ मालूम चल गया है, तुम मुझे धोखे में रखने की कोशिश मत करो। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से सिर्फ और सिर्फ अपमानित होकर ही जी रही हूँ, लेकिन अब बहुत हुआ। अब मैं अपने आप को इतना नीचे गिराकर नहीं जी सकती। मैं जानती हूँ किन परिस्थितियों में हमारी शादी हुई है। आप तो इस शादी के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन आपके पापा के कहने की वजह से आपने ये शादी की ना। सच में आप मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, जाओ और अपनी जिंदगी जी लो। सच में पूनम, सच में तुम मुझे तलाक दे दोगी और मेरा रास्ता साफ कर दोगी? हाँ क्यों नहीं सौरभ, मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। थैंक यू सो मच पूनम, मैं आज ही तलाक के पेपर तैयार करवा लूंगा और तुम कल साइन कर देना, ठीक है? और देखो, तुम अपने रहने की चिंता मत करो, मेरा इतना बड़ा घर है, तुम यहीं किसी कोने में अपनी बच्ची के साथ रह सकती हो। सौरभ, ये क्या बात हुई? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं इसी घर के किसी कोने में अपनी बच्ची के साथ रहूं? वो बच्ची सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी है। हमारी बच्ची कहो, उस बच्ची को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। नहीं, क्योंकि नैना उस बच्ची को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, इसलिए उस बच्ची से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम उस लड़की के प्यार में इतने खो गए हो कि अपने खुद की बच्ची को अपनाने से इनकार कर रहे हो। देखो, मैं अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मैं अपनी बच्ची के साथ कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। फिलहाल तो मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, वो सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी बेटी है और वह आपको पापा कहेगी। आप उसे पापा कहने से नहीं रोक सकते, क्योंकि कल को जब वो बड़ी होगी और पूछेगी कि मेरे पापा कौन हैं, तब मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इसीलिए मैं सब बात में समझौता कर सकती हूँ, लेकिन इस बात में नहीं। इस तरह सौरभ और पूनम के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती है और पूनम अपनी बच्ची को लेकर सीधे अपने सास ससुर के पास पहुँच जाती है। पूनम ने सोचा था कि वो इस बारे में अपने सास ससुर को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन पूनम की उदासी देखकर पूनम की सास को कुछ तो समझ में आ रहा था। पूनम वहाँ 1 हफ्ता रुकती है, लेकिन इस 1 हफ्ते के दौरान ना ही सौरभ को एक बार फोन आया और ना ही सौरभ वहाँ आया। इसीलिए सौरभ की माँ को शक हो जाता है और वह पूनम को अपनी कसम देकर सारी बात पूछती है। फिर पूनम के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए पूनम सारी बात अपनी सास से कह देती है। क्या उसने तुम्हारे साथ ये सब किया? और तुम उसे तलाक देने को तैयार भी हो गई? अरे पूनम, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्या होगा तुम्हारा? अरे तुम्हारी गोद में ये नन्ही सी बच्ची है, तो क्या करती मम्मी जी, आप ही बताइए। कब तक जबरदस्ती उनके साथ रहती मैं? जब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते मम्मी जी, तो क्यों बोझ बनकर जबरदस्ती में उनके साथ रहूं? मैं तो यहाँ भी नहीं आती, चुपचाप अपने गांव चली जाती। लेकिन गांव में बुआ फूफा जी आए हुए हैं और ऐसी हालत में सब लोग मुझे देखेंगे तो न जाने क्या क्या सोचने लगेंगे मेरे ससुराल के बारे में। और मैं सिर्फ अपने पति की वजह से अपने ससुराल को अपने गांव में बदनाम नहीं कर सकती। आप और पापा जी कितने अच्छे हैं, आप लोगों ने हमेशा मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया है। इसलिए धीरे धीरे मैं अपने मम्मी पापा को समझा लूंगी और वापस अपने गांव लौट जाऊंगी। सच में बेटा, तू कितनी समझदार है। अरे तू हीरा ही हीरा, लेकिन मेरा वो नालायक बेटा अभी तक तेरी परख नहीं कर पाया। इस तरह पूनम की सास अपने बेटे को बहुत बुरा भला कहती है और दूसरे दिन ही वह मुंबई की टिकट कटाकर सीधे अपने बेटे के पास पहुंच जाती है। लेकिन जब वहाँ जाती है तो वह देखती है कि वहाँ तो किसी पराई लड़की के सारे सामान इधर से उधर बिखरे पड़े हैं। अच्छा, तो वो मोहतरमा यही है? अरे मम्मी, आप अचानक? अरे बता दिया होता। क्यों बताती, मेरी मर्जी। अरे मम्मी, ये आपको क्या हो गया है? आप इतने गुस्से में बात क्यों कर रहे हैं? पहले ये बता, ये कौन सी कलमुही का सामान रखा है हमारे घर? अरे ये सामान मम्मी, वो मेरी ऑफिस की एक फ्रेंड है, वो जरूरी काम से आई हुई थी, तो बस। अच्छा, कौन है वो? जरा बुला तो, जिसे जरा भी शर्म नहीं कि जिसकी पत्नी ना हो घर में, उस मर्द के यहाँ आ गई है वो। मम्मी, वो उसे मालूम नहीं था ना। अरे मालूम नहीं था तो आने के बाद तो पता चला होगा, उसे यहाँ रुकने की जरूरत क्या थी? सच सच बोल, तू पूनम को तलाक देना चाहता है ना? बोल ना, अब क्यों मुंह लटका रहा है? माँ, आपने गांव की किसी गवाह से मेरी शादी करवा दी है। ना ही उसे कपड़े पहनने का ढंग है और ना कहीं उठने बैठने का ढंग है। अरे उससे शादी करने के बाद तो मेरी जिंदगी जैसे नर्क सी हो गई थी। और वैसे भी तलाक वो मुझसे लेना चाहती है, मैं नहीं, क्योंकि उसे मेरा लाइफ स्टाइल पसंद नहीं है। अच्छा, तो पूनम तलाक लेना चाहती है? हाँ माँ, पूनम तलाक लेना चाहती है मुझसे। ठीक है बेटा, तो दे देना तलाक। किसका रास्ता देख रहा है तू? पर पहले तो यह कौन है, इस लड़की को बुला जिसके प्यार में तू पड़कर पूनम को तलाक देना चाहता है। देख, मुझे सब कुछ मालूम है, तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। सौरभ, अरे यार तुम क्या करने लगे? अंदर आ जाओ, यही है तुम्हारी
क्या था सौरभ कि तू इतना नीचे गिर सकता है कि अपनी पत्नी के होते हुए उसे उसे सामने से धोखा देगा? हाँ मम्मी, मुझे पूनम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसके साथ ना ही पार्टी में जा सकता हूँ और ना ही अपने किसी दोस्त भाई के घर जा सकता हूँ। पूरी अक्खड़ देहाती गवार है पूनम। अरे सौरभ, ये कौन है? ये मेरी मम्मी है नैना, मतलब तुम्हारी होने वाली सास। ओह, नमस्ते आंटी। अच्छा, तुम ही हो जो सौरभ से शादी करना चाहती हो। तुम्हें मालूम भी है सौरभ की एक बेटी भी है? हाँ आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानती हूँ कि सौरभ की पत्नी भी है, बेटी भी है। फिर भी मैं सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ और सौरभ भी मुझसे प्यार करते हैं। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में मम्मी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बेटी की खुशी के लिए इतना तो करना ही होगा। हाँ, पर एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रही हूँ, वरना कल को तुम लोग मुझसे शिकायत करोगे कि मैंने तुम्हें शादी के पहले क्यों नहीं बताया। क्या बात माँ? यही बेटा कि तुम हमारे इकलौते बेटे होने की वजह से हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर दी थी, लेकिन अब समय आ गया है हमें अपनी गलती सुधारने का। क्या मतलब मम्मी, मैं समझा नहीं। समझ जाएगा बेटा। और सुन, जब तू इससे शादी कर लेगा तो तेरी सैलरी का आधा हिस्सा तेरी पत्नी और बेटी के लिए जाएगा, मतलब पूनम को जाएगा तेरी सैलरी का आधा हिस्सा। ये आप क्या बोल रहे हैं मम्मी? सच कह रही हूँ बेटा, कोर्ट भी यही फैसला लेगा। मैं उस बेचारी सीधी सादी पूनम के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मैं और तेरे पापा मिलकर सारी प्रॉपर्टी को पूनम के नाम कर देंगे, क्योंकि पूनम की एक बेटी भी है, क्योंकि पूनम ने ही हमें दादा दादी बनने का सौभाग्य दिया है। और तुम भी तो अपनी सैलरी का आधा हिस्सा दोगे ना, फिर पूनम की तरह से हम निश्चिंत हो जाएंगे। अब तुम मजे से इस नैना के साथ शादी रचा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये आप कैसे कर सकते हैं आंटी? आप अपने एक लौते बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कैसे कर सकते हैं? बेटा, प्रॉपर्टी हमारी है तो मर्जी भी हमारी हुई ना, और हम इस नालायक को अपनी प्रॉपर्टी ऐसे फिजूल में उड़ाते हुए नहीं देख सकते, और ना ही उस बेचारी सीधी सादी भोली भाली पूनम के साथ कोई नाइंसाफी करते देख सकते हैं। ठीक है, अब तुम लोग मजे से रहो, मैं चली, बस यही बताने आई थी। सौरभ, तुम्हारी माँ ने ये सब क्या कह दिया और तुम चुपचाप सुनते रहे? तुमने विरोध भी नहीं किया? क्या विरोध करता नैना, उन्होंने शादी के लिए सहमति जता दी, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे रुपए पैसों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस तुम जैसी खूबसूरत लड़की का साथ चाहिए था जो मुझे समझे। बकवास मत करो, प्यार से जिंदगी नहीं चलती है। अरे जीने के लिए रुपए पैसों की भी जरूरत होती है। जब तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी, सैलरी का आधा हिस्सा जीवन भर तुम्हें अपनी पहली पत्नी को देना होगा, तो मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ? आलू छीलूंगी या फिर तुम्हारी नौकरानी बनकर तुम्हारे घर की झाड़ू पोछा और चूल्हा चौका करूंगी? ये सब मुझे पसंद नहीं है। नैना, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, और तुम रुपयों के लिए मुझे छोड़ना चाहती हो? और नहीं तो क्या, इसी तंगी के चलते ही तो मैंने अपने पहले पति को तलाक दिया था, और मुझे तो किसी रईसजादे की तलाश थी जिसकी संपत्ति में मैं आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं। लेकिन ये क्या, तुम भी कंगाल निकले? मैं जा रही हूँ, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, और यदि कांटेक्ट करने का मन बने ना तो पहले अपने माँ बाप से अपनी सारी संपत्ति वापस ले लेना, उसके बाद ही कांटेक्ट करना। मुझे यकीन नहीं होता कि आज के समय की लड़कियां ऐसी होती हैं जो प्यार का नाटक करके बस रुपए पैसे ऐंठना जानती है, और इस मक्कार धोखेबाज झूठी डायन के चक्कर में मैंने अपनी सीधी सादी पूनम को तलाक देने तक की बात कह दी। ये तो अच्छा ही हुआ कि माँ आज यहाँ आ गई, वरना मैं इस नैना का असली चेहरा कभी नहीं देख पाता। मैं आज ही दिल्ली जाऊंगा और जाकर पूनम से माफी मांग लूंगा और अपनी बच्ची को गले से लगा लूंगा। मैंने कितनी नाइंसाफी की है पूनम और अपनी बच्ची के साथ, शायद ईश्वर ने इसी बात की सजा दी है मुझे। सौरभ नैना का असली रूप देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह पहली फ्लाइट से ही सीधे अपनी मम्मी के घर दिल्ली चला जाता है और वहां जाकर पूनम से माफी मांगता है। सौरभ, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? निकल जाओ तुम मेरे घर से, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। नहीं माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी बेटी और पत्नी से माफी मांगने आया हूँ माँ, मुझे एक बार पूनम से मिल जाने दो। अच्छा, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। पूनम, मुझे माफ कर दो प्लीज। पूनम, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने कभी इस हीरे की परख ही नहीं की। हाँ बेटा, माफ कर दो इस नालायक को। मैंने ऐसा सबक सिखाया है ना कि जिंदगी में दोबारा इसके कदम नहीं बहकेंगे। पूनम ने भी सोचा कि हर किसी को एक मौका तो देना चाहिए, और पूनम ने सौरभ को माफ कर दिया। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।